बदले में जालियांवाला बाग दे दिया। अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कि तिरंगा झंडा किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया? जिसके दिल में देश प्रेम का दर्द हो वो क्या इस आतताइयों के दर्द से डरने वाला है? ना जाने कितने माताओं ने अपने लाल को खोया है, कितने बहनों ने अपने भाई को खोया है, तो कितने सुहागिनों ने अपने मां की लाली पोछ डाली, गोली तो खाई लेकिन झंडे को झुकने नहीं दिया। अभिसिंचित रक्त से हमारा देश आज भी खुशनुमा लग रहा है। नमस्कार, वेलकम, जय जोहार। आज हम सभी आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव में शराबोर है। आजादी का अमृत धारा प्रवाहित हो रही है और पूरे देश के लोग उस अमृत धारा में अपने आप को शराबोर महसूस कर रहे हैं। तो फिर मैं कैसे इससे अलग रहूं? मैं भी इसी आजादी के अमृत धारा में बह जाना चाहता हूं, लेकिन आपको आजादी की अमृत धारा में बह जाने से पूर्व मैं आपको इस राष्ट्रीय झंडा तिरंगा के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। बड़ा ही सरल भाषा में और स्पष्ट जो आपको मैं कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बात 1929 की है, जब कांग्रेस के युवा वर्ग स्वाधीनता को लेकर काफी उथल पुथल की स्थिति में थे। लोग चाहते थे कि यथाशीघ्र हमारा देश स्वराज प्राप्त कर ले और पूरे युवा वर्ग में एक लहर सी दौड़ रही थी। वैसी परिस्थिति में जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने इस युवा वर्ग के मनोमस्तिष्क को पढ़ लिया और उस समस्या के समाधान करने के लिए, मनोजुकों के गर्मी को शांत करने के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव दिया और उन्होंने कहा कि मैं अविलंब यानी कि 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने घोषणा किया, मैं भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज्य देने जा रहा हूं। लेकिन गलती उनकी क्या हुई कि उन्होंने डेट नहीं दिया, फिक्स नहीं किया कि कब देंगे, जिसके कारण युवा वर्ग ये सोचने लगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कर रहे थे उस समय उन्होंने दिया नहीं, बदले में जालियांवाला बाग दे दिया। अगर मैं फिर अभी शांत हो जाता हूं तो हो सकता है कि उससे भी कुछ भयंकर चीज दे सकता है। वैसी परिस्थिति में युवा वर्ग का दिल टूट चुका था, उनके विश्वास उठ चुका था। फिर भी लॉर्ड इरविन ने कहा कि हम अगर इस संवैधानिक प्रश्नों के हल चाहते हैं तो इसके लिए हम गोल में सम्मेलन बुलाने के लिए तैयार हैं। युवा वर्ग को इस पर कोई भरोसा नहीं था, वे अपने मस्ती में थे, उन्हें स्वराज चाहिए था। और बात 31 दिसंबर 1929 की है। लाहौर अधिवेशन शुरू हुआ था। उस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक युवा थे और वे चाहते थे कि हमें स्वराज मिले, स्वराज को हम लेकर रहेंगे। ठीक ही कहा गया है। रावी नदी के तट पर मंत्र गुंजा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, 26 जनवरी प्रतिज्ञा दिवस, तुम्हें नमन सौभार। यह वह दिन खुशी का था क्योंकि उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो खुद अध्यक्ष पद पर थे, उन्होंने कहा कि इस समय हमारा एक ही उद्देश्य होगा, वो था स्वराज प्राप्ति का, कि हम अपना स्वाधीनता प्राप्त करेंगे। हमारा उद्देश्य स्वाधीनता प्राप्त करना है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस ने इस घोषणा को स्वीकार कर लिया, मान लिया। आपको यह जानकर और खुशी होगी कि मध्यरात्रि को 31 दिसंबर 1929 के मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा को फहराते हुए घोषणा किया था कि आज से हम स्वतंत्र हैं, हम स्वाधीन हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इसके लिए उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि ब्रिटिश सत्ता के सामने अब और भी अधिक झुकना ईश्वर और मनुष्य
दोनों के विरुद्ध अपराध है और अब मैं यह अपराध करने से इनकार करता हूं, क्योंकि अब बहुत काफी समय हो चुका है। घोषणा किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और फिर क्या था? कांग्रेस के युवा वर्ग टूट पड़े। खुद एक छोटा सा लेह सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कलकत्ता में 2000 रुपया खर्च करके पूरे कलकत्ता को राष्ट्रीय झंडा से पाट दिया गया। जितने भी मोनूमेंट्स थे हर जगह झंडे लहराने की घोषणा की गई। अंग्रेजी हुकूमत इसके विरोध में खड़ी थी, हर जगह पुलिस तैनात थे, लेकिन क्या महिला, क्या पुरुष और क्या नौजवान, सब के सब उस झंडे को लेकर के दीवाने थे। आपको याद होगा कि वह झंडा इतना आसान नहीं है जिस झंडे को हम फहराते हैं। उस झंडे की आन बान और शान की रक्षा के लिए न जाने कितने माताओं ने अपने लाल को खोया है, कितने बहनों ने अपने भाई को खोया है, तो कितने सुहागिनों ने अपने मांग की लाली पोछ डाली। तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ है और तब जाकर के हमारे देश का झंडा आन बान और शान से लहरा उठा है। आज यह मौका है, सुनहला मौका है कि जब हम पूरे हिंदुस्तान के घर घर में झंडा फहराए जाएंगे, ऐसा लगता है कि हम फिर वही 1930 के दिन याद आ रहा है कि सब घरों में लोग सज धज करके अपने घरों में झंडा फहरा रहे थे और अंग्रेजों के दमन चक्र को वो बर्दाश्त कर रहे थे। दमन चक्र से वे हतोत्साहित नहीं थे, क्योंकि जिसके दिल में देश प्रेम का दर्द हो वो क्या इस आतताइयों के दर्द से डरने वाला है? कदापि नहीं। फिर क्या था? आपको जानकर यह खुशी होगी। थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं कि तिरंगा झंडा किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। तिरंगा झंडा बनाने का श्रेय पिंगाली वेंकैया को जाता है, जो 26 जनवरी 1922 को बनाया था। 26 जनवरी से पूर्व उन्होंने 30 देशों के झंडा को रखा। 30 देशों के झंडों को रख करके अपना एक आकार दिया, अपना एक रंग दिया। उस समय जो झंडे के रंग थे वे लाल, उजला, हरा था। बाद के दिनों में यानी 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह पास किया गया कि लाल रंग के स्थान पर केसरिया का स्थान दिया जाए। तब से उस झंडे में लाल को हटा करके केसरिया स्थान दिया गया और केसरिया, उजला और हरा। और यह झंडा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडा के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन उसके पूर्व जो बीच में चरखा था, उस चरखा को हटा करके उत्तर प्रदेश के सारनाथ के अशोक स्तंभ से चक्र लिया गया, जिस 24 तिल्लियां थी और वो नीले रंग से बीच में रखा गया अशोक चक्र को। वह चक्र 24 तिल्लियों का था। 24 तिल्लियां इंडिकेट करते हैं कि वो 24 घंटे 7 दिन, यानी हम अपने देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे और दिन प्रतिदिन देश के विकास में हम अग्रसर रहेंगे। ये था तिल्लियों का रहस्य। इंडिकेट जानना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि केसरिया साहस, बल, पौरुष का प्रतीक है। बीच में जो सफेद रंग है वो शांति, एकता का प्रतीक है और जो हरा रंग है वो हरियाली की प्रतीक है। अगर धर्म के आधार पर थोड़ा सा देखें तो केसरिया जो सनातन धर्मावलंबी मानते हैं, हिंदू धर्म लोग जिस मानते हैं, उनका जो रंग है वो केसरिया है। बीच के रंग जो सफेद रंग है वो बौद्धिज्म, जैनिज्म या फिर सिख धर्म से भी रिलेटेड है। उसके बाद जो हरा रंग है वो इस्लाम से संबंधित है। तो यानी यूं कहें कि सभी धर्मों को मिला करके एक धर्म बनाया गया, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय धर्म, भारतीयता। यह भारत की पहचान है। इसीलिए झंडे को सामने भारत के सभी धर्मावलंबी एकत्रित होकर के एक साथ झुक जाते हैं और एक साथ नमन करते हैं। यह भारत की शान है और विश्व में लोकतंत्र की पहचान है। अशोक चक्र ब्लू क्यों है? क्योंकि अगर आप धरती से आसमान की ओर नजर डालें तो वहां पर आसमान ब्लू दिखाई देता है। अगर आप अंतरिक्ष से, अगर आप भारत की ओर नजर डालें तो यहाँ भी ब्लू नजर आता है। इसलिए वो जो प्रगति होगी वो दिन और रात की होगी। धरती ही नहीं, आकाश में भी प्रगति होगी। यानी ठीक ही कहा गया कि यह जमा उठ, देश के दुश्मनों से इंतकाम ले, दोनों बाजुओं से तिरंगा को थाम ले,
पर्वत भी कांपने लगेगा तेरे जुनून से, तू आसमान में इनकलाब लिख दे अपने खून से। यह भारतीय सूरवीर की गाथा है, क्योंकि भारतीय डरते नहीं हैं। आपको याद होगा कि जब जनरल डायर ने 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब वो देश चला गया, इंग्लैंड चला गया, तो वहां भी उधम सिंह ने जाकर के फैक्टन हॉल लंदन में उसे गोली मार करके उसे यह बताया कि भारतीयों से टकराने वाला चाहे वो जहां भी हो, भारतीय उसे बिना बदला लिए नहीं रहते। यह भारत की भूमि है, यह वीर सुभाष की भूमि है, यह लक्ष्मीबाई की भूमि है, यह महाराजा रंजीत की भूमि है। इतना ही नहीं, यह मौलाना अबुल कलाम की भी भूमि है। अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी द्वारा कहा गया वो शब्द कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और भारतीय लोग जब अंग्रेजों के दमन चक्र को समाप्त करना चाह रहे थे, वैसी परिस्थिति में याद होगा कि पटना का सचिवालय में 15 अगस्त को, यानी कि 8 अगस्त से जो वह शुरू हुआ था वो अगस्त चल रहा था, तो 8 अगस्त के बाद पटना के सचिवालय में एक झंडा फहराने के लिए हमारे कितने नौजवानों ने अपने प्राणों के आहुति दी थी। उसी में सबसे पहला नाम जगपति का है, औरंगाबाद ओबरा निवासी, जिन्होंने पहली गोली खा करके भी अपने झंडे को झुकने नहीं दिया, और फिर दिन प्रतिदिन यानी कि आगे बढ़ते गए और 7 शहीद हो गए। 7 लोगों ने गोली तो खाई लेकिन झंडे को झुकने नहीं दिया। अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और इन्हीं स्लोगन के साथ वे गोलियां खाना पसंद किए। आज भी 7 शहीद का स्टैचू वहां मौजूद है, जो ये संकेत करता है कि हमारे देश के नौजुवक हमारे देश के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अखंड भारत की रक्षा के लिए अपने आप को प्राणों की आहुति दी थी। भारत की मिट्टी शहीदों की मिट्टी है। यह भारत की मिट्टी में अनेक लाल पैदा हुए, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत वह देश है जहां विश्व में शांति सहिष्णुता का धारा प्रवाहित करता है। यह किसी पर अत्याचार नहीं करता, बल्कि अत्याचार करने वाले को भी अपने यहाँ अतिथि मानकर स्वीकार करता है, जिसका भुक्तभोगी हम हो चुके हैं। आइए हम अपने देश को सजाएं, संवारें। मजहब अलग अलग हो सकता है, जिस तरह से एक बागवानी में, एक बगीचे में तरह तरह के फूल खिलते हैं, ठीक भारत भी उसी तरह से है कि भारत रूपी बगीचों में अनेक धर्मों की फूल खिलते हैं और अनेक धर्मों की खुशबू आती है। यह भारत की मिट्टी की खासियत है। इसलिए ठीक ही कहा गया कि मजहब जुदा सही वतन तो एक है, फूल है रंग रंग के, चमन तो एक है। आइए हम अपने चमन को सजाएं। यह भारत भूमि विश्व का अनोखा चमन है और इस चमन को सजाएंगे। जितने हम सभी मिलकर के आगे बढ़ेंगे, देश तरक्की करेगा, और जब देश तरक्की करेगा तो निश्चित रूप से हमारी तरक्की खुद ब खुद हो जाएगी। आइए हम 15 अगस्त को उन महान अमर पुत्र को प्रति हम नमन करते हैं, जिन्होंने हमें आजाद वतन दिया है, और उन्हीं के अभिसिंचित रक्त से हमारा देश आज भी खुशनुमा लग रहा है। आइए हम सभी मिलकर के उन अमर पुत्रों को नमन करें और श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए हम उन्हें बार बार याद करें। जय हिंद, जय भारत।